हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएससी फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम है कैलोरीमेट्री, उसके पार्ट बी के हमने कुछ क्वेश्चंस एंड कुछ न्यूमेरिकल हमने प्रैक्टिस किए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 11 बी के जो फर्स्ट 15 क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल्स और पेजेस आपको दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है बेटा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द चेंज ऑफ फेज ऑफ सब्सटेंस। देखिए क्या होता है कि हमारे पास तीन तरह के स्टेट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है बेटा आपका गैस। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर जब एक सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसको चेंज ऑफ फेज ऑफ ए सब्सटेंस बेसिकली बोला जाता है। तो वही यहां पर लिखा भी है हमने। कहता है द प्रोसेस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है ना वो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर ही है। एंड इसी को कहा जाता है चेंज ऑफ फेज ऑफ सब्सटेंस। फिर आता है इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फेज। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए आंसर आएगा देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। फिर आएगा डज द सब्सटेंस एब्जॉर्ब और लिबरेट एनी हीट एनर्जी ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फेज। ये इसका आंसर यस है। आपके साथ हमने ये डिस्कशन करी थी कि अगर कोई भी सब्सटेंस अपने स्टेट को चेंज करता है, अगर मान लो वो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस जा रहा है तो उस केस में वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। अगर वो गैस से लिक्विड, मान लो गैस से आका लिक्विड और लिक्विड से मान लो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, उस टाइम वो अपनी हीट को लिबरेट करता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, अगर नीचे की तरफ जा रहा है लाइक दिस तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, सो ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक्सप्लेन द टर्म मेल्टिंग। देखिए मेल्टिंग क्या मतलब होता है? ये एक्चुअली चेंज है आपका फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड फेस और हीटिंग बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये जो फेज का चेंज टेक प्लेस करता है उस कांस्टेंट टेम्परेचर का नाम होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो बस आपने ये बात याद रखनी है। फिर नेक्स्ट आता है अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग अंडरगोज अ राइज इन इट्स टेम्परेचर। सो कहता कि चेंज इन इट्स फेस विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। इन ईच केस स्टेट द चेंज इन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ दिस सब्सटेंस। देखिए एक बात आप हमेशा याद रखें कि अगर आपके सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज करता है, ठीक है, सो उसका मतलब होता है इट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, एंड अगर मैं कह रहा हूं कि उसके फेज में चेंज आ रहा है बट टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर जब हम हीट को प्रोवाइड करते हैं, अब उसका जो टेम्परेचर है वो तो राइज नहीं कर रहा, वो राइज नहीं कर रहा है। तो वो हीट किसके काम आती है? वो हीट आती है उन मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्सेस को वीक करने के लिए, जिससे इनकी सेपरेशन बढ़ती है और सेपरेशन बढ़ने से उसकी जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी इंक्रीज होती है। सो प्लीज याद रखना, हीट जो टेम्परेचर को तो चेंज ना करे, लेकिन जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स जो है उसको क्या करे? वीक करे। ठीक है, और वीक करने से जो इनकी सेपरेशन है वो क्या करे? इंक्रीज करे। और सेपरेशन इंक्रीज होने से इनकी जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी इंक्रीज होती है। सो पहले केस का आंसर दिया हुआ है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, और दूसरे केस में हमारा जो आंसर है वो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी होती है। डन। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है हाउ डज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, दूसरा बोलता है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस चेंज ड्यूरिंग इट्स चेंज इन फेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मैंने अभी आपको ये बात एक्सप्लेन करी है कि अगर मेरा टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन
its average kinetic energy will remain same। ठीक है, अगर मेरे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा तो मतलब काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर फेज में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब है वो जो अमाउंट ऑफ हीट उसको मिल रही है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़े अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि हीट सप्लाइड मेकिंग द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स गेन पोटेंशियल एनर्जी टू ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मूव अबाउट फ्रीली, सो दिस मींस दैट द सब्सटेंस चेंजेस इट्स फॉर्म। ठीक हो गया, चलिए अब हम आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि स्टेट द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस की वो डिक्रीज होती है। और गिव वन यूज, तो बेसिकली हम फ्रीजिंग मिक्सचर जब बनाते हैं तो आइस के अंदर हम नमक डालते हैं, उससे उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है और वो फ्रीजिंग मिक्सचर का इस्तेमाल होता है आइसक्रीम्स को बनाने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है आइसक्रीम की प्रिपरेशन के लिए। फिर आता है स्टेट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। एक बात ना प्लीज हमेशा याद रखना कि आइस के अलावा अगर कोई भी सब्सटेंस है तो प्रेशर बढ़ाने से उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। सिर्फ आइस ही ऐसा होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, डिक्रीज होता है। याद रखना, डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन प्रेशर। और बताया भी गया है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितने से डिक्रीज होता है, 0.0072 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज होता है अगर मैं उसमें एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का राइज करता जाऊं। एक बार मैंने एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर राइज किया तो इतना डिक्रीज आया, एक बार और किया तो इतना ही और डिक्रीज होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर आता है ये ग्राफ। अब देखो ज्यादातर चांसेस होते हैं इस तरह के क्वेश्चन के आने के, इसलिए इसको ध्यान से समझना। कहता है द डायग्राम इन द फिगर बिलो शोज द चेंज ऑफ द फेज ऑफ द सब्सटेंस ऑन ए टेम्परेचर टाइम ग्राफ ऑन हीटिंग द सब्सटेंस एट अ कांस्टेंट रेट। दिखाया हुआ है, कहता है व्हाट डू द पार्ट ए बी बी सी सी डी एंड डी ई रिप्रेजेंट। सो देखिए सिंपल सी बात आपको बताता हूं। अगर मैं बात कर रहा हूं आपका ए बी की, तो ए बी की केस में क्या हो रहा है कि इसका जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है फ्रॉम 0 to T1 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, बीसी में क्या हो रहा है, बीसी में क्या हो रहा है कि आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट एट T1 डिग्री सेल्सियस। फिर सी से डी क्या हो रहा है, अगेन राइज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड फ्रॉम T1 डिग्री सेल्सियस टू T3 डिग्री सेल्सियस आपका। एंड उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, आपका डीई, डीई रिप्रेजेंट कर रहा है द चेंज इन द फेज ऑफ अ लिक्विड टू वेपर एट टेम्परेचर T3 डिग्री सेल्सियस। और डी और ई एफ के में क्या हो रहा है, ई एफ में तो देखो तो वैसे तो पूछा नहीं, बाद में तो उसका टेम्परेचर राइज की बात ही होगी। ठीक है, ओके, सो बेसिकली डीई आपका बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स योर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली आपका। और ये हिस्सा आपका मेल्टिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल्टिंग। और ये जो टेम्परेचर है आपका T3 ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है, और ये जो टेम्परेचर है T1 ये आपका मेल्टिंग पॉइंट है। अच्छा, कहता है व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस, पता लग गया T1 डिग्री सेल्सियस, एंड व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस, वो है T3 डिग्री सेल्सियस। फिर हमारे पास आता है कि 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट ए कांस्टेंट रेट एंड इट्स टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड आफ्टर एवरी 30 seconds टिल स्टीम इज फॉर्म्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। ड्रॉ अ टेम्परेचर टाइम ग्राफ टू रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ फेज। तो आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हो कि नीचे टाइम और यहाँ पे वाई एक्सिस में टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस शो किया हुआ है। इक्वल गैप्स है, 20-20 का गैप यहाँ शो किया हुआ है, 30-30 का जो गैप है वो यहाँ शो किया हुआ है। अब आपके मन में आता होगा कि सर 0 से 30 के अंदर ही इसका टेम्परेचर राइज होकर 100 हो जाएगा, क्या हम 0 से 60 नहीं कर सकते? मेरा आंसर है कि आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली ये नहीं बताया हुआ कि 30 सेकंड में ही कन्वर्ट हो जाता है या 30 सेकंड में ही टेम्परेचर राइज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ इन्होंने। सो इस वजह से ना आप चाहे तो 0 से 60 तक ले जाइए, एंड उसके बाद आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाकर ऊपर बना देना। ठीक है, अदरवाइज 0 से 30 कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आपकी। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है कि एक्सप्लेन द टर्म बॉइलिंग। देखिए बॉइलिंग
बॉइलिंग क्या होता है? एक चेंज ऑफ फेज है लिक्विड फेज टू गैसियस फेज का, जिसके अंदर हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है और हीट को वो एब्जॉर्ब करता है। वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें वेपराइजेशन टेक प्लेस करती है, मतलब आपका जो लिक्विड है वेपर में जब कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट बोला गया है। फिर आता कि हाउ इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर अफेक्टेड व्हेन इट बॉइल्स। सिंपल सी बात है कि बॉइलिंग के केस के अंदर आपका जो वॉल्यूम है वो आपका इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि बेटा हाउ इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अफेक्टेड व्हेन सम सॉल्ट इज एडेड टू इट। तो हमने पढ़ा था इसके बारे में कि अगर आप इम्प्योरिटी को ऐड करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है। सिमिलरली अगर मैं पानी में नमक डाल देता हूं तो भी बॉइलिंग पॉइंट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। फिर आता है बेटा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। सिंपल सी बात बेटा, विद राइज इन प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट जो है पानी का वो इंक्रीज होता है। और कितना इंक्रीज होता है हमें अच्छी तरह पता है बेटा कि 100 डिग्री सेल्सियस तो वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट प्रेशर के इंक्रीज होने से वही बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 120 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि वाटर बॉइल्स एट 120 डिग्री सेल्सियस इन ए प्रेशर कुकर, एक्सप्लेन द रीजन। बहुत सिंपल है, प्रेशर कुकर के अंदर बेसिकली प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हो, और अभी हमने पढ़ा कि विद राइज इन प्रेशर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका इंक्रीज होता है। इसी वजह से जो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होने के बजाय वो 120 डिग्री सेल्सियस में बॉईल होता है। फिर आता है कि राइट डाउन द अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ टेम्परेचर एट विच द वाटर बॉइल्स इन अ प्रेशर कुकर। तो मैंने बता दिया था आपको 120 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस आपका रेंज होती है। फिर आता है बेटा कि इट इज डिफिकल्ट टू कुक वेजिटेबल ऑन हिल्स एंड माउंटेन, एक्सप्लेन द रीजन। देखिए सिंपल सी बात यह है कि बेटा हाइट के साथ ना विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कम हो जाता है, लो हो जाता है। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर प्रेशर कम होगा तो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी आपका कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब है कि जो भी हमने कुक करना है उसको अब कम अमाउंट ऑफ हीट मिलेगी पकने के लिए। सो देयरफॉर इट इज बिकम वेरी डिफिकल्ट टू कुक वेजिटेबल्स ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 11B के हमने फर्स्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।